आज की इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज सभी के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आए हुए प्रश्न में कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो है बोर्ड को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 तारीख है, यानी आज लास्ट डेट है। और दूसरा हमारा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि इन फ्यूचर आपको अगर सपोज करेंगे कि आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ जी 23 तारीख में कौन सा पेपर हुआ था, उसके मॉडल पेपर कैसे मिलेंगे, इसलिए हम इस वीडियो को बनाना चाह रहे हैं। तो ये पेपर जो है हम बताना चाहेंगे 24 फरवरी 2024 में हुए पेपर के बारे में है। तो आप लोग इस पेपर को ध्यानपूर्वक समझिएगा और क्वेश्चन के आंसर्स भी इसमें लिखे गए हैं और उससे संबंधित आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा है। पहला है, बच्चों द्वारा समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, किसके संबंध है? फैसिलिटेनेस को सुसंगठित करता है। इसका आंसर नंबर है 4 राइट है, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शायद ज़्यादा समय लेंगे तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बच्चों को लगता है कि सर अपनी ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग धीरे-धीरे जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया उसका ये क्वेश्चन राइट है। और दूसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, आपने देख सकते हैं 52 से है। कह रहा है निम्नलिखित में स्थूलगामक गतिक कौशल किसे कहते हैं, जिसको ग्रास मोटर बोला जाता है। ग्रास मोटर क्या होता है? और एक फाइन मोटर होता है। तो फाइन मोटर और ग्रास मोटर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसमें कहा गया है, उसके आंसर आप देख सकते हैं। तो इसके राइट आंसर है स्विमिंग। स्विमिंग करना ये करेक्ट आंसर है, यानी कि स्विमिंग के दौरान आपको ग्रास मोटर में जो है बड़ी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है और फाइन मोटर में जैसे सुई से काम करना या 2 या 3 फिंगर से काम करना, जैसे पूरे पंजे का उपयोग किया जाता है, उसको ग्रास मोटर बोला जाता है। और जो कुछ टिप्स की तरह यूज़ करते हैं तो उसको फाइन मोटर में चर्चा की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है 4 है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन आप लोग देख के पढ़ सकते हैं और क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा हम पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्पेस और सोच स्पेस में, जबकि इसमें सारी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसके आंसर जो है राइट आंसर है 4। तो इसमें देख सकते हैं और सारी दी गई हैं, तो एक बार इसको ध्यानपूर्वक समझने की इस तरह कोशिश करेंगे तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे 154 पे, यानी कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि रोही का मानना है कि उसके ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसके कारण विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपित किस कारण कर रही है, किसका कार्य कर रही है? इसमें लैक ऑफ इफेक्ट है। क्या है लैक ऑफ इफेक्ट? मतलब कि उनकी जो कोशिश करने की कमियां हैं, यानी कि उसके जो कहते नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी किसी चीज़ को, तो इसके लिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ही राइट होगा। बाकी और उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो सब राइट आंसर से माना जाएगा। अगला है, बोर्ड ने भी यही किया है और इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाले हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं इसके आंसर। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ये है, जिसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ये हो सकते हैं। क्योंकि इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन तो इसलिए हम वैसे नहीं पढ़ रहे हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? इसके बारे में राइट आंसर 3 है। राइट आंसर के बारे में देखेंगे और देखेंगे तो शायद समझ आता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको आंसर्स बताते चलेंगे और आप एक एक करके देख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार से सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? इसमें पहला है हमारा आंसर इसकी जीववादी सोच, यानी कि जिसमें कि हर चीज़ में जीव होता है, ऐसा उनका सोच है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत पर जोर दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? कि इसमें आंसर होगा बुद्धिमत्ता को विभिन्न दशाएं होती हैं, उसके बारे में इसका राइट आंसर हो सकता है। अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है एक बार पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करते हैं, नैतिक क्रिया के किस चरण को दर्शाता है? यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी का कल अलग अलग 7 उन्होंने एरियाज दिया था, 7 एरिया के बारे में आपको समझना होगा। इसका जो आंसर होगा कन्वर्शनल स्टेज में, ये हमारा आंसर राइट होगा। अगली तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है ये खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करें। इसमें कौन सी बातें बात करी गई? तो इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि रूढ़िवादी जो गलत है, यानी कि जेंडर जेंडर के बारे में, यानी कि रूढ़ी लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ जेंडर्स के बारे में किया गया, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको आंसर्स तुरंत सामने दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। एनईपी 2020 के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एक शिक्षक को शिक्षण टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे में संप्रेषण के लिए कौन सी भाषा का उपयोग करेगा? तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एनईपी 2020 है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी है, काफ़ी लोगों ने देखा भी है कि जो हमारी एनईपी 2020 सबसे ज़्यादा वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है उस पे ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि जो हमारी मदर टंग है उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आता है तो उसके पास बहुत सारी भाषाओं में से सबसे पहली भाषा होती है मदर टंग होती है। तो उसके सिखाने के बाद उसकी जो भाषा है उसमें कैसे परिवर्तन करना है उसके बारे में एनईपी 2020 में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो आप इसको आंसर ये समझ सकते हैं, आंसर नंबर 4 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बचपन के आरंभ में बचपन के प्रारंभिक सालों में किस पर ध्यान केंद्रित की गई है? ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर्स जो है राइट आंसर 3 है। इसमें कैंडिडेट ने जो दिया है वो गलत दिया है, बाकी इसका जो राइट आंसर होगा ये 4 होगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में अधिगम के लिए आकलन का मुख्य कार्य क्या है? आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसमें राइट आंसर है सेकंड। और भी ऑप्शन दिए गए हैं, शायद इसमें आपको समय ना हो इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, जिससे आपको फटाफट इसके आसानी से आंसर्स मिल जाए एक एक करके, जिससे आप इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूटिलाइज किया सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। 15 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसे विद्यार्थी की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर जो है पहला है कि हाउ टू थिंक अबाउट द यूज टूवर्ड चेंज सिंस द बीइंग द क्लासेस, यानी कक्षा की शुरुआत के क्रियाओं में उपयोग करने की उसकी समझ कैसी बदली जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाता है? समावेशी कक्षा होती है तो हर बच्चे में सामर्थ्य को अधिकता करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कार्य करने के लिए वो उत्सुकता उसकी जो है डेवलप होती रहेगी, जिससे वो कि जो कौशल होगा उसको सीखने में आसानी या सुविधा महसूस कर सकता है। अगला है विविध पृष्ठभूमियों में के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें राष्ट्र में विविध विषयों विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी कि उदाहरण से बच्चों को और आसानी से क्वेश्चन को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और इसको लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें, जिससे आपके साथ साथ आने वाले समय में सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कहा गया है अगले में कि एक विद्यार्थी जिससे दृष्टिबाधिता है बच्चा दृष्टिबाधित है लेकिन उसमें तो क्वेश्चन नंबर में देख सकते हैं एक विद्यार्थी जिसे दृढ़ है कि विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें यूज ऑफ वैरायटी एंड टेक्सटाइल मैनिपुलेटिंग एंड मटेरियल यूज करना, इस प्रकार के स्पर्श और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को ब्रेल के बारे में अच्छे से सिखाया जा सके, क्योंकि ब्रेल के लिए ऐसे एस्टिमेट या जो उनके मटेरियल हैं उसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें कह रहा है आज संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, यानी कि इसमें नेगेटिविटी पूछी गई है। तो सबसे जो हमारा बेचैनी होने का असर फटकार लगाना, यानी किसी बच्चे को डांटना, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये आप गलत कर रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बेवजह डांटें या कोई फटकार लगाए। उनको समझाने के लिए टीचर का मतलब है कि हर स्थिति में टीचर का मतलब ही वही है कि हर स्थिति में बच्चों को उनके एटमॉस्फेयर से शिक्षा की तरफ मूव करना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिया हो, डिस्क्रेजिया या साइलेंसिया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिविटी, यानी कि जो
सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, इसको क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे भी कह सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देखकर कहते हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं क्रिएटिविटी। सीधा सीधा इसमें भी देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को इन्होंने बार बार रिपीट किया, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया, सीधा सृजनात्मकता की बात कही, क्रिएटिविटी की। तो इसको आंसर देखते ही आप बिना और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, शायद आंसर तुरंत आपको हैंड टू हैंड मिलने की पूरे आंसर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इसमें प्राथमिक लक्ष्य के बारे में क्या है, संलोचना, चिंतन का विकास करना और सारी चीज़ रटने पे है, रटना अलाउ नहीं करता है, प्रतिस्पर्धा ये मना किया जाता है, सबसे ज़्यादा चिंतन पर विकास करना, जिससे कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्रियोसिटी कैसे डेवलप की जाती है उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ चलते हैं। 23 के नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी कि वो कब सीख लेंगे, यानी कि सरल से विशिष्ट की ओर हो, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल टीचिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो होगी, बाकी और सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का आंसर राइट है। तो अगली तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्वेश्चन नंबर कहा गया है, अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टडीज़ है उस पर किस पे फोकस किया जाता है, उसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या है, यह प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखता है, तो ये गलत है। दूसरा है, आलोचनात्मक प्रतिबिंब में महत्व देता है। आलोचनात्मक मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी की बात की गई है, जिससे बच्चा सीखने की कोशिश करता है। आगे है नियंत्रण और सीखने पूर्वाग्रह की भावना, तो ऐसा नहीं है, जो राइट आंसर है वो जो है सेकंड है, सेकंड को आपने देख लिया। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला दिया है लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। जोर देने से देखो यहाँ पे एक शब्द इन्होंने जोर की बात कर दिया, तो ये इसलिए गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है इनकवरेज द फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी समस्या का समाधान अगर होता करना है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कोई फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और अगले क्वेश्चन कह रहा है समान रूप से इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि जो बच्चा कर रहा है, सीख रहा है, तो उसको हमें प्रमोट करना होता है, तो इसलिए उनके इस्तेमाल करने के प्रोसेस में परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि उनको डिकरेज की साइड ले सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है 3। और रॉन्ग क्वेश्चन अगला भी है, ये भी गलत हो सकता है। और हम अगली तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में कहा गया है, आप देख सकते हैं, अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी कि कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसके लिए हमें सारे क्वेश्चंस को पढ़नी होती है, उसके बाद जो आपको उत्तम लगे उस पर आप फोकस करोगे। सबसे पहला है योग्यता सुधारी है, इनका इसका आंसर ये है। दूसरे में कहता है एबिलिटी टू फिक्स, यानी योग्यता का अटल। ये कोई ज़रूरी नहीं है योग्यता जो अटल है वो हर चीज़ को अच्छे से कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा गाना गाने में अच्छा है तो वो डांस मतलब क्रिकेट भी अच्छा खेल लेगा, या मतलब हर एक की अलग अलग क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी ज़रूरत होती है समझने की। अगला कह रहा है प्रयासों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो गया। असफल पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें नहीं है, जो राइट आंसर से पहला है। अगला क्वेश्चन हम आगे तरफ आते हैं 27 की तरफ। 27 की तरफ में क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कौन सी परिपाटी विद्यार्थी के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायता करती है, यानी कि जो हमारा इंग्लिश एक बार पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट स्टूडेंट विल लाइक टू द इम्प्रूव द सेटिंग विल द इम्पेंसिंग। तो इसमें जो आंसर होगा उसका जो हमारा देखो, सबसे पहले अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो बच्चे प्रतिस्पर्धा में वो निगेटिविटी चली जाती है, और अगर केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही सब कुछ पढ़ना हो तो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह करती है। और बारंबार परीक्षाएं, जरूरी है कि आप हमेशा परीक्षाएं कराते रहें तो ही बच्चा परफेक्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अब देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल रॉन्ग है। और चौथा है अन्वेषण और संवाद, यानी कि जो हमारी अन्वेषण की बात करता है, अन्वेषण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जब बच्चे में जो डायलॉग सिस्टम, यानी कि आपस में क्वेश्चन के डिस्कस होते हैं, तो उससे बच्चे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा मानना है। आगे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से
कौन सा भाव नहीं है। भाव का मतलब होता है कि फॉलो द इमोशनल, आप कौन सा इमोशनल नहीं है। इसमें मेमोरी कोई इमोशनल होती है क्या? आप लोगों को शायद आवाज़ आ रही है। मेमोरी का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड, ये बार बार, हाँ, क्वेश्चन पे एक बार फोकस करेंगे। कौन सा भाव नहीं है। भाव का मतलब होता है कि आपके जो सोचने समझने की क्षमता के बारे में चर्चा किया। फियर्स, लव, एंग्री और मेमोरी। तो मेमोरी पे इन्होंने राइट आंसर्स दिया है, तो मेमोरी के बारे में आप सही आंसर्स पे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अधिगम को अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यानी कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सुइटेबल बाय, यानी कि जो हम किसी बच्चे को मोटिवेट कब कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए पहला, बच्चों को दंड दे करके। तो क्या अगर हाँ आप दंड दोगे किसी को तो उससे वो सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। दूसरा ऑप्शन है फोकसिंग ऑन द मेटेरियस स्टैंडिंग गोल, यानी कि हिंदी थोड़ा सा ऐसा टिपिकल हो रहा। तो ये हमारा जो है सेकंड ऑप्शन इज राइट, बाकी सभी क्वेश्चन रॉन्ग है। यंत्रवत, यानी कि कोई आप मेमोराइज करने के किसी चीज़ को बच्चे को सिखाना थोड़ा सा कठिन होता है और शायद ये अच्छा भी नहीं है NEP 2020 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं, और ये हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 30 करके हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक एक जो चैप्टर होगा वो आप जो है समझ सकते हैं। चलिए आगे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, 80 लिखा हुआ है लेकिन सीरियल नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विकास पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसमें किस प्रकार से मदद मिल सकती है। तो इसमें पहले बच्चों के लिए कह रहा है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत। कह रहे बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। आगे कह रहा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल पॉइंट सही है, क्योंकि जब बच्चा सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होगा तभी तो खेलेगा, नहीं तो क्यों खेलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं खेलेगा, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट है, 4 नंबर गलत है। इसमें कह रहा है पुस्तक पर निर्भर करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे हर चीज़ पुस्तक पे ही जो है फोकस करें। तो इसका राइट आंसर है 3। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो हमारा पेपर नंबर बिहार शिक्षक भर्ती के साइकोलॉजी का पार्ट था उसको हमने कवर करने की कोशिश किया। मुझे आशा है कि आपके 30 मार्क्स में से आपने अच्छे से देखा किसको कितने नंबर मिले हैं। बाकी आगे की वीडियो में हम आगे नई वीडियो में अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत मिलते हैं फिर नए नए। कोई देखिएगा, समझिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें।